सृष्टि कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप तमाम छात्रों का स्वागत है। हम लोग प्रतियोगी छात्रों के लिए बेहतर परिस्थिति पैदा करने का प्रयास बराबर करते हैं। उसके लिए उस टॉपिक का एक बार विस्तार पूर्वक जानकारी दिया जाता है और उसी टॉपिक से जुड़े हुए तमाम प्रश्नों का भी जानकारी आपको दिया जाता है। जैसे आज हम लोग मौलिक अधिकार के से जुड़े हुए प्रश्नों का चर्चा करेंगे। आप प्ले लिस्ट में जब जाएंगे तो आपको मौलिक अधिकार के बारे में जानकारी मिल जाएगा कि मौलिक अधिकार क्या है, कौन कौन मौलिक अधिकार है। आज हम मौलिक अधिकार से जुड़े आए हुए प्रश्न या संभावित प्रश्नों का चर्चा आपके सामने करेंगे। यदि आपको यह YouTube चैनल अच्छा लगेगा, आप अंतिम तक देखते रहें। अच्छा लगे तो आप ज़रूर शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। तो आता है मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ पहला प्रश्न है कि मौलिक अधिकार का मांग भारत में प्रस्ताव सबसे पहले कब रखा गया? तो 1928 ईस्वी में एक रिपोर्ट आया था। उस रिपोर्ट को कहते हैं नेहरू रिपोर्ट। और उसी नेहरू रिपोर्ट में पहली बार मौलिक अधिकार का मांग किया गया। तो प्रश्न के रूप में आपको हम लोग याद कराएंगे छात्र, आपको जरूर अच्छा लगेगा। अंतिम तक आप देखते रहें। आता है कि मौलिक अधिकार का प्रकृति कैसा है, किस नेचर का है? तो मौलिक अधिकार का प्रकृति वाद योग्य है। वाद योग्य का अर्थ क्या होता है? वाद योग्य का अर्थ होता है कि यदि मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो तो आप सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय इसका सुनवाई करता है, तो उसी को वाद योग्य कहा जाता है। फिर आता है क्वेश्चन कि मौलिक अधिकार का संरक्षक या अभिभावक, गार्जियन, मौलिक अधिकार का संरक्षक या अभिभावक किसे माना जाता है? तब जो है आंसर होता है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। कि मौलिक अधिकार का रक्षा कौन करता है? तो मौलिक अधिकार का रक्षा अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय करता है। अगला क्वेश्चन कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया? तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया। फिर अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? आपको पता होना चाहिए छात्र कि मौलिक अधिकार किस भाग में है। उसके पहले यह जानना जरूरी है कि हमारे संविधान में कुल भागों का संख्या 22 है और उसमें भाग 3 है जिसमें मौलिक अधिकार का चर्चा किया गया, भाग 3 में। और भाग 3 का अनुच्छेद भी आता है कि किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार का चर्चा किया गया। तो मौलिक अधिकार का चर्चा अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया। फिर आता है कि मौलिक अधिकार का निलंबन कब होता है और कौन करता है? मौलिक अधिकार का निलंबन तब होता है जब अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात लागू हो। और कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति करता है निलंबन। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को
मौलिक अधिकार निलंबित करने का अधिकार है। किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 358 और 359। 358 और 359 में राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकता है। बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। लेकिन सभी मौलिक अधिकार का निलंबन नहीं होता है। आता है अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार का निलंबन हो जाता है। अब देखिए प्रश्न के रूप में ही समझ लीजिए, रहेगा 15, 16, 19, 20 अनुच्छेद है कि किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है। तब आंसर कौन हो जाएगा? अनुच्छेद 20 और 21 का निलंबन नहीं होता है। प्रश्न के रूप में आप बराबर देखते रहिएगा, आपको काफ़ी लाभ होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप अंतिम तक इस YouTube चैनल को देखते रहें। मैं समझता हूँ कि तमाम प्रश्न आपके सामने आज आ जाएंगे। और फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। 358, 359 आपको ध्यान रखना है। अब आपको याद करना है कि प्रारंभ में कितना मौलिक अधिकार था। तो प्रारंभ में मौलिक अधिकार जो है 7 था, और अभी वर्तमान में मौलिक अधिकार कितना है? तो वर्तमान में मौलिक अधिकार जो है सो 6 है। किस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया? तो संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वां संशोधन के द्वारा जो है हटाया गया है। फिर इसके बाद आगे हम लोग और बढ़ेंगे। मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ क्वेश्चन कि अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 से 18 में क्या है? समानता का अधिकार। 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार है। 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार है। फिर अनुच्छेद 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ है? अनुच्छेद 25 से 28 में। शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में है। अनुच्छेद 29 और 30 में। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में है। हम लोग पहले चर्चा किए कि 1978 में 44वां संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, और फिर उसके बाद जो है आता है कि हटाकर कहाँ रखा गया? तो भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में रखा गया है। 300 क में। फिर इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं तो अनुच्छेद 32 से 35 है। अनुच्छेद 32 से 35 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस तरह से आपको याद रख लेना है। प्रमुख अनुच्छेद, प्रमुख मौलिक अधिकार किन अनुच्छेदों में है, इस तरह से करके फिर उसके बाद जो है पीछे जो है उसको रिपीट भी करते रहना है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया। अमेरिका से। मौलिक अधिकार किस भाग में है? 3 में है। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 12 से 35 तक है। अनुच्छेद 358 और 359 में राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार निलंबित करने का अधिकार है। और निलंबन कब होता है? निलंबन तब होता है जो अनुच्छेद 352 के अनुसार क्या लगा हुआ हो छात्र? राष्ट्रीय आपात लगा हुआ है। फिर आगे हम लोग और करते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको बहुत महत्वपूर्ण है कि पहली बार
कब भारतीयों के द्वारा मौलिक अधिकार का मांग किया गया, तब जो है आंसर क्या होता है, नेहरू रिपोर्ट के द्वारा। फिर इसके बाद जो है आता है कि अनुच्छेद 12 में क्या है, अनुच्छेद 12 में राज्य का परिभाषा दिया गया है। राज्य का परिभाषा आपको सीधा याद करना है कि राज्य शब्द किसने दिया है, तो राज्य शब्द मैकियावेली ने दिया है, राज्य शब्द। और मैकियावेली का एक किताब है द प्रिंस। अनुच्छेद 13 भी बराबर आते रहता है। अनुच्छेद 13 क्या कहता है, अनुच्छेद 13 कहता है कि यदि विधायिका ऐसा कानून बनाए जो मौलिक अधिकार को कम या समाप्त करता है, कम या समाप्त करेगा, तो सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को क्या घोषित कर देगा, सर्वोच्च न्यायालय उसको शून्य घोषित कर देगा। मतलब उस कानून का कोई महत्व नहीं। अभी देखिए, अब आपको याद कराया गया अभी कि समानता का अधिकार कौन अनुच्छेद में, स्वतंत्रता का अधिकार कौन अनुच्छेद में। अब इसमें क्या करेगा सो देख लीजिए, प्रश्न, हमेशा आपको प्रश्न सीखना है। अब जैसे दे देगा अनुच्छेद 16, 17, 18, 19 A, B, C, D, हम लोग वही चर्चा करते हैं जो प्रश्न आता रहता है और किस तरह से प्रश्न आता है यह भी आपको बताया जाता है। अब देखिए ABCD है, प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन मौलिक अधिकार भिन्न वर्ग का, भिन्न वर्ग का। तो आपको जो है याद क्या कराया गया, अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार, और अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार है। तो स्वतंत्रता एक भिन्न हो गया, तो आंसर कौन हो जाएगा, कौन आप रखिएगा, आंसर D हो जाएगा। आपको हमेशा प्रश्न का तरीका समझना है। प्रश्न का तरीका यदि आप समझ जाते हैं तो आपको जो है काफ़ी सुविधा होता है। आपको अनुच्छेद 14 से लेकर 35 तक भी आपको अभी याद जो है हम लोग कराएंगे, एक करके याद कराते रहेंगे। अब जैसे आप समानता का अधिकार 14, 15, 16, 17, 18 में है। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता का अधिकार, कि कानून के नज़र में सभी व्यक्ति क्या हैं, बराबर है। 15 कहता है धर्म, वंश, जाति, लिंग, स्थान के आधार पर राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा। 16 कहता है लोक नियोजन या सरकारी नौकरी में अवसर का समानता, लोक नियोजन या सरकारी नौकरी में अवसर का समानता। फिर अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत, और 18 उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत से जुड़ा हुआ कई प्रश्न आते रहता है, उपाधियों से जुड़ा हुआ कई प्रश्न, और वह क्या है कि उपाधि 2 क्षेत्र में दिया जा सकता है, और वह कौन क्षेत्र है, शिक्षा के क्षेत्र में और सेना के क्षेत्र में। आपको याद है कि सेना के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान कौन है, तब आंसर होता है परमवीर चक्र है। और दूसरा सर्वोच्च सम्मान कौन है, दूसरा जो है सर्वोच्च सम्मान महावीर चक्र है। फिर और भी क्वेश्चन आता है कि भारत रत्न पुरस्कार जो असैनिक क्षेत्र में है, असैनिक क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान है, भारत रत्न किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है, तब आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 18 के तहत। फिर क्वेश्चन है कि
यदि किसी भारतीय को दूसरे देश का नागरिकता मिले, दूसरे देश का, तो किसके नागरिकता नहीं, सॉरी, दूसरे देश का उपाधि मिले, तो किसके अनुमति से वह दूसरे देश का उपाधि या पुरस्कार लेने जाएगा? तब आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। इस तरह से आपको अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक कभी कभी उलट के पूछ देता है। जिसे पूछ देगा किस अनुच्छेद में कहा गया कि वंश, धर्म, जाति, लिंग के स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो अभी आपको याद कराया गया कौन अनुच्छेद? अनुच्छेद 15। कभी क्या प्रश्न आता है, एक तरफ अनुच्छेद रहता है और इधर प्रावधान रहता है, उसमें 3 प्रावधान सही रहेगा। अब जिसे पूछ देगा उपाधियों का अंत किया गया और चॉइस दे देगा 15, 16, 17, 18, तो एक एक अनुच्छेद हम लोग को याद करना है। हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं समानता का अधिकार। अब जो है आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार कौन अनुच्छेद में? अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। अनुच्छेद 19 में वाक स्वतंत्रता का अधिकार है। बराबर आपको क्वेश्चन बैंक में मिलेगा प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो प्रेस की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19 में है, अनुच्छेद 19 में। फिर क्वेश्चन आता है प्रेस को और क्या कहा जाता है? तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं। प्रेस को क्या कहते हैं? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। तो 3 स्तंभ और कौन है? 4 स्तंभ में एक स्तंभ तो हो गया प्रेस, तो फिर 3 है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। यही चारों स्तंभ पर हमारा लोकतंत्र टिका हुआ है। सीधा आपको पता भी है लोकतंत्र का जन्म विश्व में कहाँ हुआ है? तो आंसर होता है एथेंस में। लोकतंत्र का जन्म कहाँ हुआ? एथेंस में। और आधुनिक ओलंपिक खेल भी प्रारंभ 1896 में कहाँ हुआ? 1896 में जो है एथेंस में ही हुआ था। फिर हम लोग आता है क्वेश्चन कि प्रेस की स्वतंत्रता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो प्रेस की स्वतंत्रता का प्रावधान तो अनुच्छेद 19 में है, लेकिन यह संविधान के द्वारा नहीं दिया गया है, बल्कि क्या चीज के द्वारा दिया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह बताया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो है अपने निर्णय में बताया है कि प्रेस की स्वतंत्रता जो है कहाँ है? प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। तो अनुच्छेद 19 में हो गया। फिर आप आगे याद करिए अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 क्या है? अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में अधिकार। अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में अधिकार कि यदि कोई अपराधी है तो हमारा जो संविधान है उसमें अपराधियों को भी मौलिक अधिकार दिया गया है। और वह कौन अधिकार है? कि एक अपराध के लिए एक दंड, एक अपराध के लिए एक दंड। मतलब कि अगर कोई एक समान अपराध करता है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, उसको एक ही दंड मिलेगा। इसलिए ऐसा नहीं कि अमीर को कम दंड और गरीब को ज़्यादा दंड मिलेगा। एक बार दंड, अगर एक बार कोई व्यक्ति दंड को स्वीकार कर लिया तो फिर दोबारा जो है उसी अपराध के लिए दंडित नहीं किया जाता है। अनुच्छेद 21 बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार में 2-3 जैसे प्रेस की स्वतंत्रता आता रहता है अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 के लिए एक और आता है
कि अनुच्छेद 19 में कितने स्वतंत्रता का अधिकार है, तो अनुच्छेद 19 में जो है 6 स्वतंत्रता का अधिकार है। आप भारत में जो है कहीं भी जाकर बस सकते हैं। भारत में घूमने फिरने का, बसने वाला बात देखिए, अनुच्छेद 370 जब लागू था जम्मू कश्मीर में, तब क्या था कि वहाँ कोई अस्थायी रूप से बस नहीं सकता है। लेकिन जब 370 समाप्त कर दिया गया, तब तमाम भारतीयों को यह अधिकार मिला। वहीं 370 के साथ एक था 35A, इसको समाप्त किया गया और कहा गया कि कोई भी भारतीय जम्मू कश्मीर श्रीनगर में जो है बस सकता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में आता है क्वेश्चन कि विदेश घूमने का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में है, तो विदेश घूमने का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 में है। फिर इसके बाद जो है इसी में एक है कि अगर कोई व्यक्ति नौकरी करता है और नौकरी के बाद जब रिटायर होता है तो उसको स्वास्थ्य सुविधा चाहिए, तो स्वास्थ्य सुविधा किस अनुच्छेद के तहत, जैसे विदेश जाने का अधिकार किस अनुच्छेद में, तो विदेश जाने का अधिकार अनुच्छेद 21 में। सब सीधा जब रट जाइए। उसी तरह से यहाँ पर है कि सेवानिवृत्ति के बाद उस व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधा, चिकित्सा सुविधा चाहिए, तो वह किस अनुच्छेद के तहत ले सकता है, तब आंसर इसका भी क्या होगा, इसका भी आंसर होगा अनुच्छेद 21 होगा। हम लोग 2 मौलिक अधिकार, अगला है अनुच्छेद 21 के क। आता है किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार दिया गया, इस तरह से, तो किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार दिया गया, तो अनुच्छेद 21 क में है। 21 क को कब जोड़ा गया, तो 21 क को 2000 ईस्वी में 86वां संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 86वां संशोधन के द्वारा जोड़ा गया 2000 ईस्वी में। और फिर इसमें जो है क्या कहा गया है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। 6 वर्ष से 14 वर्ष आता रहता है, कितने वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है, तो 6 से 14। आपने 2, अगला देख लीजिए अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 कहता है गिरफ्तारी के संबंध में मौलिक अधिकार। गिरफ्तार अगर पुलिस किसी को करता है तब अधिकार है कि 3 उसको अधिकार है। एक है गिरफ्तारी का कारण जानने का, दूसरा क्या है कि आप अधिवक्ता, वकील रख सकते हैं और वकील रख के आप अपने आप को बचाव कर सकते हैं, और तीसरा क्या है 24 घंटा के अंदर न्यायालय में उस व्यक्ति को प्रस्तुत करना है। आपने अभी 2 मौलिक अधिकार से जुड़ा तमाम प्रश्नों को याद किया। फिर अब अगला है अनुच्छेद, तीसरा मौलिक अधिकार कौन है, तो वह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन अनुच्छेद में, अनुच्छेद 23 और 24 में है। आता है बेगारी पर प्रतिबंध। बेगारी पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद में है, तो बेगारी पर प्रतिबंध जो है अनुच्छेद 23 में है। आता है क्वेश्चन कि राज्य सरकार अपने नागरिकों से बेगारी करवा सकता है कि नहीं, तो बेगारी जो है करवा सकता है। कब, जब प्राकृतिक आपदा आ गया हो, बाढ़, भूकंप, इस स्थिति में करवा सकता है। अनुच्छेद 24 कहता है आते रहता है कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम लेने पर प्रतिबंध है, तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से आप कोई काम नहीं ले सकते हैं।
यह प्रावधान कौन अनुच्छेद में है? यह प्रावधान जो है अनुच्छेद 24 में है। इस तरह से फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद क्या है? 25 से 28 है। अनुच्छेद 25 से 28 है। अनुच्छेद 25 से 28 में क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म मानने का जो है छूट है। आप उस धर्म के अनुसार आचरण करिए, उस धर्म का प्रचार करिए। यहीं पर एक क्वेश्चन आता है कि सिखों को कृपान धारण करने का अधिकार। कृपान एक छोटा चाकू जैसा होता है, वह अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 25 में ही कहा गया है कि सिख कृपान धारण कर सकते हैं। फिर है 26, 25 में व्यक्ति को अधिकार है। अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक संगठनों को, जैसे बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, यह अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, लेकिन आप जबरदस्ती किसी के साथ धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते। फिर इसके बाद अनुच्छेद 27 है कि धार्मिक कार्यों के लिए आप जबरन चंदा वसूली नहीं कर सकते हैं। और एक अधिकार और क्या है कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में किसी भी धर्म का शिक्षा नहीं दिया जाएगा। यह 25 से लेकर 28 तक हो गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर इसके बाद जो है कहा गया है, जैसे केस होता है, केस को हिंदी में हम लोग वाद कहते हैं। वाद कि किस वाद में कहा गया कि संसद मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकता है। संसद मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकता है। केस बराबर आता है, बहुत महत्वपूर्ण है, एकदम याद करना है। तब होता है, केस का नाम क्या है? केशवानंद भारती केस। इस केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाया कि संसद को अधिकार है कि वह मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकता है। और यह केशवानंद भारती केस कब आया? तो केशवानंद भारती केस आया 1973 में, 1973 ईस्वी में केशवानंद भारती केस। फिर एक और याद हम लोग को कर लेना है, गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस में जो है क्या कहा गया कि जो है मौलिक अधिकार में संसद संशोधन नहीं कर सकता है। हम लोग समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, 4 हो गया। अब हम लोग 5वां में आते हैं, शिक्षा एवं संस्कृति, भाषा और लिपि को सुरक्षित रखने का अधिकार। भाषा और लिपि को सुरक्षित रखने का अधिकार। अब शिक्षा संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार कौन अनुच्छेद में? अनुच्छेद 29 से 30 में। अब देखिए, अब क्या करता है, अब 4 गो अधिकार देगा। प्रश्न का तरीका आपको बराबर सिखा रहे हैं। प्रश्न का तरीका अब जैसे दे देगा, क्वेश्चन रहेगा, निम्न में कौन मौलिक अधिकार नहीं है? कौन मौलिक अधिकार नहीं है? और उसमें जो है एक लिख देगा, सूचना पाने का अधिकार। फिर और दे देगा आपको भाषण देने का अधिकार, कहीं भी बसने का अधिकार, भारत में कहीं भी घूमने का अधिकार। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये तीनों मौलिक अधिकार है, लेकिन सूचना, राइट टू इंफॉर्मेशन, यह जो है मौलिक अधिकार नहीं है।
तो आपको एकक मौलिक अधिकार याद करना होगा, समझ के याद करना होगा, तब जो है आपको काफी लाभ होगा। अब जो है सो आगे समझिए 29-30 अनुच्छेद 29 कहता है कि प्रत्येक नागरिकों को अधिकार है कि वह अपने भाषा और लिपि को सुरक्षित रख सके, भाषा और लिपि को। और अनुच्छेद 30 क्या है? अनुच्छेद 30 कहा गया है अल्पसंख्यकों, आता है क्वेश्चन कि अल्पसंख्यकों के लिए कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक है। फिर इसके बाद जो है आता है कि अल्पसंख्यक दो तरह का है, एक भाषाई अल्पसंख्यक और एक धार्मिक अल्पसंख्यक। भाषाई अल्पसंख्यक किसको कहते हैं? तो उसको कहते हैं जिसको हिंदी बोलने नहीं आता है, उसको कहा जाता है भाषाई अल्पसंख्यक। और धार्मिक अल्पसंख्यक, धार्मिक अल्पसंख्यक भारत में कौन है? सूत्र याद रखना है, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, मुस्लिम और जैन। यह 6 जो है सिप बमजी, यही भारत में धार्मिक अल्पसंख्यक है। भारत में सबसे अधिक बौद्ध कहाँ है? तो भारत में सबसे अधिक बौद्ध कहाँ है? महाराष्ट्र में, आपको याद रखना है। इन अल्पसंख्यकों को अपना शिक्षण संस्थान चलाने का अधिकार है, अनुच्छेद 30 के द्वारा कहा गया। आपको यह भी याद रखना है कि भारत में भारतीय लोग भी रहते हैं और विदेशी लोग भी रहते हैं जो पढ़ने आते हैं, घूमने आते हैं। तो 5 मौलिक अधिकार ऐसा है जो केवल भारतीय को प्राप्त है, और वह कौन है? 15, 16, 19, 29 और 30। यह सब आपको याद करा दिया गया है। यहाँ पर 3 गो दे देगा, एगो कोई और दे देगा, कहेगा निम्न में कौन विदेशी को प्राप्त है, कौन भारतीय को प्राप्त है, इस तरह से। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार है। हम लोग चर्चा किए हुए हैं कि संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वां संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया है, और इसको भाग 12 के 300 क में रखा गया। अब यह संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है, बराबर आते रहता है। तभी वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कौन अधिकार है? तब आंसर होता है विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार। अगला हम लोग आते हैं अनुच्छेद 32 से 35 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सीधा क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद को भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा है? किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा है? तब आंसर होता है अनुच्छेद 32। हम लोग चर्चा किए हुए हैं कि मौलिक अधिकार का अभिभावक, संरक्षक कौन है? तब आंसर क्या हो जाता है? तब आंसर जो है हो जाता है क्या कि आत्मा कहा गया, आपको बताया गया अभिभावक का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय। अब देखिए कुछ कुछ आपको बात बताया जाता है, आप अगर उसको समझ के रखते हैं। अब जैसे आपको क्वेश्चन बना के आपको समझाते हैं, आप समझिए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और तरीका सीख लेने पर चॉइस A, B, C, D कि भारत में किस प्रकार का अल्पसंख्यक का उल्लेख संविधान में किया गया। चॉइस ए केवल भाषाई अल्पसंख्यक, चॉइस बी
धार्मिक अल्पसंख्यक, चॉइसी, भाषाई और धार्मिक दोनों, कोई नहीं, तब जो है आंसर क्या होता है? तब आंसर है सी। तो एक एक बात को आपको समझना है, निश्चित रूप से जो है आपको याद होगा। अनुच्छेद 32 में है कि यदि संविधान का उल्लंघन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय 5 रीट जारी करता है। रीट बराबर आता है, जिसको समादेश भी कहते हैं, और इसका संख्या कितना है? 5 है, 5। सर्वोच्च न्यायालय को आपको याद कराया गया पीछे, अनुच्छेद 32 में है, और उच्च न्यायालय को कौन अनुच्छेद में? अनुच्छेद 226 में है। और वह 5 रीट आपको याद रखना है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा बराबर आता है, बराबर। इसलिए सबको आपको याद रखना होगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या कहता है कि यदि पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो 24 घंटा के अंदर उसको न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। परमादेश, यदि कोई अधिकारी कार्य नहीं करता है तो न्यायालय उसको कार्य करने का आदेश देता है। फिर है ई प्रतिषेध और उत्प्रेषण, न्यायालय से जुड़ा हुआ है, न्यायालय से, कि यदि कोई निम्न न्यायालय अपने काम को ठीक से नहीं करता है, अपने क्षेत्र से अधिक कार्य कर देता है, तो उस स्थिति में प्रतिषेध और उत्प्रेषण रीट जारी किया जाता है। फिर आगे और क्या है? अधिकार परीक्षा, कि यदि कोई अधिकारी अपने कार्य सीमा से अधिक कार्य कर दे, अधिक कार्य करे, जो उसका सीमा है वो है वीडियो, और काम करने लगे डीएम, तो उसको सर्वोच्च न्यायालय पूछेगा कि आपने किस हैसियत से वीडियो होके डीएम का काम किया, तो वह जो है कहाँ आता है? अधिकार परीक्षा। परमादेश बराबर आता रहता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने नगर निगम को फटकार लगाया, अधिकारियों को फटकार लगाए, तब जो है आंसर क्या होता है? यही परमादेश, आदेश देता है कि आपको यह काम करना है तो आपको करना चाहिए। तो इस तरह से जो है आपको इसको याद रखना है। एक है PIL, बराबर आता है। PIL जो है किस प्रकार का अधिकार है? तो यह भी जो है एक मौलिक अधिकार है, और भारत में PIL, जिसको हम लोग आवेदन कहते हैं, जनता के द्वारा जो है आवेदन लाया जाता है। भारत में PIL का प्रारंभ किस न्यायाधीश के समय किया गया था? तो PN भगवती। PN भगवती ने जो है इसे लागू किया, PN भगवती ने, न्यायाधीश। आपने देखा छात्र कि मौलिक अधिकार से जुड़े हुए तमाम प्रश्नों का हम लोगों ने चर्चा किया। यदि आपको यह YouTube चैनल अच्छा लगता है तो आप इसे जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, आवश्यक सुझाव भी देते रहें। धन्यवाद।